Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एक्सरसाइज 3.3 तक पहुंच चुके हैं, तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगुलर बेसिस पर देखते जाएं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 3.3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सिंप्लीफाई किया जा रहा था। एक्सरसाइज 3.3 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और उस वर्ड प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन इस प्रकार से पार्ट 7 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 का जो है थर्ड पर चलते हैं। 3 का थर्ड, इसमें ये दिए गए हैं कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का जो कोच है बाई 7 बैट खरीदता है एंड 6 बॉल खरीदता है फॉर 3800 रुपीज में। लेटर बाद में यह देखा गया सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज 1750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो इसका पहले इस प्रकार से लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी X रुपीज एंड 1 बॉल बी Y रुपीज। एक बॉल का बैट का कॉस्ट X रुपीज और 1 बॉल का Y रुपीज ले लेते हैं। इसके बाद कंडीशन फर्स्ट ले लेते हैं, तो 7 बैट तो 7x हो जाएगा, और जो है इसमें 6 बॉल, तो 1 बॉल का Y तो 6 बॉल का 6y इक्वल टू जो है कितना होगा 3800 रुपीज लग रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर वैसे ही दूसरा इक्वेशन लेंगे, 3 बैट 3x और 5 बॉल यानी 5y, ये 1750 रुपीज। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को किसी एक से निकालकर दूसरे में पुट अप करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि किसी एक वैल्यू को लिखना है, यानी किसी एक वेरिएबल x y का किसी एक से निकालना है वैल्यू और दूसरे में पुट अप करना है। तो निश्चित रूप से किसी एक का निकालेंगे x इक्वल टू दूसरे में पुट अप करेंगे, तो आएगा किसी एक वेरिएबल का आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें 4 में दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। 4th है एनसीईआरटी का। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसमें एक टैक्सी का चार्ज जो है, सिटी में टैक्सी का चार्ज 2 भाग में, एक फिक्स चार्ज है और साथ ही साथ फिक्स चार्ज के साथ साथ वैसे चार्ज भी है जो डिस्टेंस पर डिपेंड है। 2 टाइप के चार्ज, एक फिक्स चार्ज जो डिस्टेंस पर डिपेंड है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो चार्ज पेड 105 रुपीज, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 105 रुपीज लग रहे हैं। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर
वही 15 किलोमीटर कर रहा है तो 155 रुपये लग रहा है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर क्या है और फिक्स चार्ज क्या है, तो हम ले लेते हैं लेट जो फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी X रुपीज। फिक्स चार्ज को X रुपीज ले लिए एंड वह चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी Y रुपीज ले लिए। यानी फिक्स चार्ज को X ले लिए, X रुपीज देना ही है चाहे कितना डिस्टेंस करे पहले तो। इसके बाद 1 किलोमीटर का, हर 1 किलोमीटर का Y रुपीज लग रहा है। ऐसा करने पर कंडीशन फर्स्ट के अनुसार 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 105 रुपए में। इसका मतलब X रुपीज दिए और 1 किलोमीटर का Y रुपीज, तो 10 किलोमीटर का 10Y यानी 105 रुपीज हो गया, क्योंकि X फिक्स चार्जेज है। फिर दूसरा X फिक्स चार्जेज और 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का Y रुपीज तो 15 किलोमीटर का 15Y और 155। ये हो गया सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेनी होगी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। x का वैल्यू y का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ये फिर कहा है कि हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर के कितना डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे प्लस 25, y का वैल्यू यहाँ पर, तो ये आएगा 25 किलोमीटर कवर करने में इतना रुपीज उसका खर्च आएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद आगे की तरफ ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए गए हैं उसकी हम तरफ चलते हैं, तो ध्यान दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 ये है, a fraction becomes 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा if 2 is added to both। यदि 2 एडेड किए जाए न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में यदि 2 ऐड किए जाए तो वह फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। फिर दूसरे केस में कह रहा है if 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6 हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहले ध्यान देंगे कि let the numerator of the fraction, let the numerator of fraction be x and denominator be y। किसी फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर x है एंड डिनोमिनेटर जो है y, then fraction x/y होगा, क्योंकि न्यूमेरेटर ऊपर होते हैं डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो फ्रैक्शन ये। अब ध्यान देंगे कंडीशन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फ्रैक्शन x/y है, इस दोनों में यदि 2 ऐड कर दिए जाए तो
यह फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है। ये कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, केस फर्स्ट है। तो इसके बाद हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 9 ये हो गया 11x, इधर आ जाएगा 9y, इधर चला जाएगा -22 + 18, 11x - 9y, ये हो जाएगा -4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वैसे ही इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यदि दोनों में 3 ऐड कर दिए जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 6 3 18, ये हो जाएगा 5y, 5 3 15, ये 6x, ये हो जाएगा -5y, ये हो जाएगा -18 + 15, यानी 6x - 5y, और ये हो जाएगा -3। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन प्राप्त हुआ, और इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर x और y निकाल लेंगे। इसके बाद x/y कर हम फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ भी चलते हैं। तो ध्यान दिए जाए, क्वेश्चन नंबर अब 6 दिए गए। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या, 5 तक हो गए, अब 6 में चलते हैं। सिक्स में ध्यान देते हैं। 6 में क्या दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, 5 बरस के बाद जैकब का एज जो है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन हो जाएगा, यानी अपने सन के 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 ईयर एगो, 5 बरस पहले जैकब का एज was 7 times that of his son से 7 टाइम्स था। तो what are the present age? तो हम मानते हैं कि let present age of Jacob be, present age of Jacob be x years, and his son and that of his son be y years। इसका मतलब दैट ऑफ का मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब के प्रेजेंट एज ऑफ से ही रिलेटेड है, यानी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का x, प्रेजेंट एंड दैट ऑफ हिज सन, यानी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y इयर्स। तो निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, पहला लेते हैं आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद इसका एज जो है ये x + 5 होगा और इसका एज ये होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो जैकब का एज है अपने सन का एज का 3 टाइम्स के इक्वल, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। कंडीशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया 3y, ये 5 3 जा 15, x - 3y, ये 15 में से 5 गया, x - 3y, ये हो गया 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 5 इयर्स एगो। अब हम चलते हैं 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो की बात है, यानी
5 बरस पहले क्या कंडीशन, यानी 5 years ago, तो इसका मतलब इसमें से भी 5 माइनस करेंगे और इसमें से भी करेंगे, तो 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी 7 टाइम्स था, यानी इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके इक्वल होगा। x माइनस 5 ये 7y माइनस 35 ये हो जाएगा x माइनस 7y ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 35 x माइनस 7y ये हो जाएगा माइनस 30। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का यूज करते हुए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा x और y का। तो इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम का हम अलजेब्रिक फॉर्म दिए। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेनी होगी। तो ध्यान देंगे। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलना चाहेंगे। एक्सरसाइज 3.4। अब एक्सरसाइज 3.4 के लिए कुछ कंसेप्ट देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम अलजेब्रिक मेथड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अलजेब्रिक मेथड का दूसरा रूप के बारे में चलेंगे। दूसरा मेथड, वैसे अलजेब्रिक में 3 मेथड बतलाया गया था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम चलेंगे अब सेकेंड मेथड। ये 3.4 का कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन पर चलेंगे। एलिमिनेट का मतलब हटाना होता है, यानी एक वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल को, एक वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा, इसके बाद ऐड सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इक्वेशन लेते हैं, ध्यान दीजिए। इक्वेशन ले लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जो आया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में क्या काम करेंगे कि इसके एक x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -3 है। x या y के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे, यानी x या y किसी एक वेरिएबल पे कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या है कि x या y किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद अब हम देखेंगे साइन के अकॉर्डिंग ऐड करने पर वो फिनिश खत्म हो जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करने पर फिनिश हो जा रहा है। कोई एक करने पर तो निश्चित रूप से फिनिश होगा। तो हम ध्यान दीजिए, पहले क्या काम करते हैं कि x कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें किसी से नहीं, इसमें तो ऐसे ही रहेगा। इसमें 2 से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y। अब सब में करना पड़ेगा 2 5 जाएगा। इसके बाद ये 2x माइनस 3y हो। ये मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है, इससे हम बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक वेरिएबल कोएफिशिएंट बराबर हो गया। अब हम इसके बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब चिन्ह वाले तो चेंज करना ही होता है। ये प्लस 2x माइनस 2x खत्म, ये प्लस 2y, ये माइनस 3y, तो ये हो जाएंगे 5y हो जाएगा। आइए 10, ये तो -4 हो गए, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यानी y इक्वल टू 6/5 आ गया।
y इक्वल टू 6/5 आ गया, तो निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा। अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे, अब किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, अब किसी भी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ये इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिएगा, आइए तो सेकंड ही रहेगा, उसमें से उसमें लिख देना होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से माइनस करने के बाद ये आए हैं। इसके बाद जब आ गए तो हम किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे पहले वाली x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो y का वैल्यू ऐसे पुटअप करेंगे, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस 6/5 ये होगा, इसके बाद ये 5 ये 25 माइनस 6 होगा, 25 में से 6 गया 19, तो 19/5 x का वैल्यू। इस प्रकार से x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया। यह मेथड बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से यह मेथड आसान है। तो अब हम इसी का ही यूज करते हुए अब एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है। तो मेथड यही फर्स्ट क्वेश्चन था, यही फर्स्ट का जो है फर्स्ट क्वेश्चन था 3.4 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर दिए और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो पहले देखे हैं समझे उसके अकॉर्डिंग भी करना है, देखना है दोनों मेथड से एक ही आंसर तो आना ही चाहिए, निश्चित रूप से आएगा। इसके बाद वैसे टोटल 4 क्वेश्चन है, सबको ऐसे ही करना होगा। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके वर्ड प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराएंगे। तो रेगुलर बेसिस पर वीडियो को ध्यान दिलाते हुए ध्यान देते जाएं, समझते जाएं, वीडियो मिस न करें। और वीडियो देखने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसका कुछ वर्क होना चाहिए। तो अपना कॉपी पेन लेकर पहले वीडियो को देखें, इसके बाद एनसीईआरटी का बुक ले, क्वेश्चन को बनाएं, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, तब पर बेनिफिट होगा, तभी बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो है वीडियो देखकर शांत बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समझ तो जाएंगे लेकिन बनने वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसीलिए रेगुलर बेसिस पर 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें वीडियो देखने के बाद। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं याद दिलाते जाऊं। तो धन्यवाद, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें।